हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पदार्थ। और पदार्थ में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वह है अणु एवं परमाणु, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो इनके बारे में जानने वाले हैं। और यह हमारे पदार्थ टॉपिक का जो है लास्ट वीडियो है, क्योंकि लास्ट टॉपिक जो है हमारे इसके साथ जो है पदार्थ हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यह जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है, इससे आपके कंपटीशन में एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप सच में साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर देखिएगा। इससे जो है आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अणु परमाणु। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। तो परमाणु जो है हमारी सबसे छोटी इकाई मानी गई है। परमाणुओं से मिलकर के अणु बनता है और अणु से मिलकर के तत्व बनता है। कोई भी तत्व बना होता है तो वो अणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे जल का अणु एक जो है वो है H2। जल का एक अणु क्या है, H2। H2 जिससे मिलकर के बना है वह बना है परमाणु से। परमाणु जैसे हमारा हाइड्रोजन का परमाणु होगा और ऑक्सीजन का परमाणु। तो H2O में जो है दो प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं, एक है हाइड्रोजन का परमाणु, एक है ऑक्सीजन का परमाणु। जल के एक अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु उपस्थित होते हैं और ऑक्सीजन का एक होता है, तब जाके हमारा जो है जल का एक अणु बनता है। तो इसको बोलते हैं विषम परमाणविक। और जिसमें समान प्रकार के दो परमाणु उपस्थित हों या दो से अधिक परमाणु उपस्थित हों समान प्रकार के, और उनसे जो है अणु बने, तो उसको बोलते हैं समपरमाणविक। तो परमाणु हमारा बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और इस परमाणु से बनता है हमारा अणु, अणु से बनता है हमारे तत्व या पूरा पदार्थ आप कह सकते हैं। और पदार्थ जो बनाता है हमारा यौगिक। और यौगिक पदार्थ से क्या बनता है, यौगिक और मिश्रण, या आप कह सकते हैं तत्व से यौगिक और मिश्रण। तो यह जो हम पढ़ चुके हैं, पदार्थ, यौगिक, मिश्रण, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम अणु परमाणुओं के बारे में जानने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका डाल्टन का परमाणुवाद। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि डाल्टन ने जो है आधुनिक परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था, जिसके कुछ पॉइंट जो है आपके सामने हैं। तो यह पॉइंट जो है डाल्टन ने दिए थे, और इन्हीं पॉइंटों को जो है डाल्टन द्वारा आधुनिक परमाणुवाद का सिद्धांत कहा गया। तो यदि आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि ये क्वेश्चन बनता है आपका, कि पूछ लेता है कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था डाल्टन ने। तो आपको इतना याद रखना है कि आधुनिक परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था, वह दिया था डाल्टन ने। और नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट है आपका परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। यह जो है डाल्टन ने कहा था। अभी आगे और मैं बताऊंगा आपको। परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में समान होते हैं। यदि H2 या आप कह सकते हैं जल है, जल में जो है H2O के अणु होते हैं, तो दो अणु ले लीजिएगा आप जल के, एक H2O ले लीजिएगा, दूसरा H2O ले लीजिएगा, तो उसके जो है आकार भी समान होगा, द्रव्यमान भी समान होगा और रासायनिक गुण भी समान होगा। किंतु किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा रासायनिक परिवर्तनों में परमाणु अपनी निजी सत्ता बनाए रखते हैं। जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो परमाणुओं की जो निजी सत्ता है वो उसको बना के रखते हैं। किसी भी यौगिक के समस्त यौगिक या परमाणु अणु आपस में समान होते हैं और तत्वों का संयोजन भार परमाणुओं का संयोजन भार होता है। तो यह जो है डाल्टन द्वारा जो है परमाणुवाद का सिद्धांत दिया गया था। इसमें जो मोस्ट आपका है वो है डाल्टनी का नाम पूछ लेता है कि आधुनिक परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था डाल्टन ने। इसके बाद हमारे आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो डाल्टन ने दिया था तो वो उस समय ठीक दिया था, उन्होंने अपने हिसाब से दिया था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अभी जो है नई खोज हुई है वो है हमारी गॉड पार्टिकल की। तो जो है आपने यदि ब्रह्मांड वाले मेरे वीडियो देखे हैं तो उसमें मैंने गॉड पार्टिकल को बहुत अच्छे से समझाया है। तो गॉड पार्टिकल होता क्या है मैं आपको बता दूं। तो कहा गया है कि हमारे ब्रह्मांड में जो मास आया है, ऊर्जा से जो मास उत्पन्न हुआ है, वो उत्पन्न हुआ है गॉड पार्टिकल की वजह से। तो गॉड पार्टिकल ही है जो ब्रह्मांड की रचना की है, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, जिसने भार उत्पन्न किया है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भी रचना किससे हुई है, गॉड पार्टिकल की वजह से हुई है। तो अभी तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम सबसे छोटी इकाई मानते थे यहाँ पर, लेकिन जो है अब इनसे भी छोटी इकाई है वो है गॉड पार्टिकल। परमाणुओं को जो है, परमाणुओं को आपस में टकराया जाता है और जिससे गॉड पार्टिकल की खोज हुई है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इनसे भी छोटी इकाई है। अभी जो हम देख लेते हैं इसमें जो क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। एक तो पूछ लेता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जो है खोजकर्ता का नाम, किसने खोज की है। दूसरा पूछ लेता है इस पे आवेश, दूसरा इस पे आवेश पूछ लेता है। दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर बनते हैं आपके। और आपके यहाँ पे जो है यहाँ पे पूछ सकता है, द्रव्यमान भी पूछ लेता है।
तो यह दो चार क्वेश्चन जो है इससे बनने वाले हैं, तो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो की थी जे थॉमसन ने की थी। वह यह इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा ऋण आवेशित होता है, इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट आपका प्रोटीन, तो प्रोटीन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी, और यह जो है धन आवेशित होता है, इस पर जो है धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने की थी। यह तो ना तो धन आवेशित होता है ना ही ऋण आवेशित होता है, यह कैसा होता है, उदासीन। उदासीन होने के कारण इस पर कूलाम नहीं होता है, क्योंकि यह तो उदासीन है, यहाँ पे जो है आवेशित नहीं होता है कोई भी। लेकिन इसका द्रव्यमान जो होगा वह होगा प्रोटीन के बराबर, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है तो उनकी संख्या समान होती है। यदि समान संख्या होती है, समान आकार होता है, तो उनका भार भी कैसा होगा, समान होगा। तो उनका भार जो है द्रव्यमान समान होता है। यदि प्रोटीन का द्रव्यमान आप देख लीजिए, यहाँ पर प्रोटीन का द्रव्यमान हमारा है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है -27 है। तो इसका भी, न्यूट्रॉन का भी जो है आपको 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 जो है यहाँ पर इसका द्रव्यमान होता है। तो दोनों का द्रव्यमान समान है। इसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वह है 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg। तो यह जो है हमारे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और जो प्रोटीन और अपने न्यूट्रॉन का द्रव्यमान देख लिया। यदि आवेश, यदि आपसे पूछ ले कि कितना आवेशित या कूलम होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेशित कूलम है हमारा वो है 9.1 इंटू 10 की पावर -19, और प्रोटीन पे जो होता है हमारा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। तो यहाँ पे 9.1 एंड यहाँ पे है 1.6 और 10 की पावर -90 जो है आवेशित कूलम है इस पर। तो यहाँ पे आपको यह समझना है कि इन दोनों का जो है इन दोनों का जो है आवेशित द्रव्यमान है, लेकिन न्यूट्रॉन का नहीं होता है, क्योंकि यह उदासीन होता है। नीचे जो दिया गया है हमारा, वो दिया गया है इलेक्ट्रॉनों का विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनों का विन्यास क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिसको आता है वो ठीक है, जिसको नहीं आता वो ध्यान से मुझे सुनिएगा, तो मैं उसको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पहले हम देखेंगे एस, आपको ये जो है अल्फ़ाबेट दिख रहे होंगे, एस पी डी एफ दिख रहे होंगे। तो एस का मतलब होता है 2, पी का मतलब होता है हमारा 6, डी का मतलब होता है 10 और एफ का मतलब होता है 14। आपको इनको याद रखना है, 2, 6, 10 और 14। एस का मतलब 2, पी का मतलब 6, डी का मतलब 10 और एफ का मतलब 14। आपको इतना याद रखना है। इसके बाद जो इसमें दिख रहे होंगे आपको नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 2, यहाँ पर 3, 3, यहाँ पर 4, 4, यहाँ पर 5, 5, यहाँ पर 6, 6, यहाँ पर 7, 7, यहाँ पर 8। ऐसे इस प्रकार से आपको नंबर दिख रहे हैं ना। तो यह जो है कक्षाओं की संख्या है। यह पहली कक्षा है, या दूसरी कक्षा है, या तीसरी है, या चौथी है, पांचवी है, छठवीं है, सातवीं है, या आठवीं है। तो इस प्रकार से इसकी जो है इसमें कक्षाएं कितनी दी गई हैं, 8 कक्षाएं दी गई हैं। अब कक्षाएं क्या होती हैं, तो नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा इस स्लाइड से। यहाँ पर जो आपको एक दिख रहा होगा, यह जो हमारा परमाणु है, परमाणु का केंद्र है। इसका परमाणु का केंद्र जो है हमारा जो होता है, केंद्र में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा समान होती है। मैं आपको बता दूं, यदि न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 20 होगी। न्यूट्रॉन की संख्या यदि 10 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 10 होगी। न्यूट्रॉन की संख्या यदि 12 है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 12। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है समान होती है। तो यह जो है हमारा नाभि होता है, केंद्र होता है। इसके जो चारों तरफ आपको चलते हुए दिख रहे होंगे, यह जो हमारे इलेक्ट्रॉन है। यह क्या है, इलेक्ट्रॉन। और यह जिस पथ पे घूम रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इस पथ को बोलते हैं कक्षा। इस पथ को क्या बोलते हैं, कक्षा। अब इसी को जो है हमारी ये 3D इमेज है, इसी को 2D इमेज में इस प्रकार से बनाते हैं हम हमारे पेपर पे या पेज पे। तो इसको इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं 2D इमेज में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह है नाभि। जिस कक्षा में एक ग्रीन ग्रीन आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसको बोलते हैं कक्षा, या जिस पथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, कक्षा। इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कक्षाओं के साथ में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसी से बता देता हूँ कि पहली कक्षा में 2 होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, तीसरी में 18 होते हैं, और चौथी में हमारे होते हैं 32। तीसरी में 18 होते हैं, चौथी में कितने होते हैं, 32 होते हैं। इससे समझ में आ जाएगा। अभी मैंने बोला पहली में कितने होते हैं, 2, दूसरी में कितने होते हैं, 8। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहली कक्षा में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। वो होंगे कौन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पहली कक्षा में, 2। यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है, 2। एस का मतलब क्या होता है, 2। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एस का मतलब है 2, तो यहाँ पे सिर्फ 2 है। इसका दूसरी कक्षा में आती है, दूसरी कक्षा में मैंने अभी आपको कितना बोला, कितना, 8। तो यहाँ पे देखिए 2 हमारा जो है एस हो गया, और हमारा पी का मतलब हो गया 6। आगे के मत देखिएगा, आगे की कक्षाएं एस और पी को देखिए। एस और पी मतलब यदि इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 व 6 कितने हो जाएंगे हमारे, 8। 2 व 6 8।
इसके बाद थर्ड कक्षा में हमारे कितने होते हैं 18। थर्ड कक्षा में कितने होते हैं 18। तो कैसे पता आपको, यहाँ पे देखेंगे 2 6 कितने हो जाएंगे हमारे 8 और 10 18। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे आते हैं 32, तो देख लेंगे हमारे 2 और 6 कितने हो गए 8 और 10 18 और 14 कितने होते हैं 18 14 32 32 होते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हमारे 32। तो आपको कक्षाओं में याद रखना है, पहली कक्षा में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में हमेशा कितने होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख लेते हैं सी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है हमारी 12। 12 हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, सी में कितनी होगी 12। अब 12 जो होंगी तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे 2 आ जाएंगे, दूसरी कक्षा में कितने आएंगे 8 आएंगे, दूसरी कक्षा में 8 आएंगे। अब कितने हमारे इलेक्ट्रॉन बचे, अब बचे हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बची है 2, क्योंकि पहली में 2 आ गई, दूसरी में 8 तो 10 हो गए, उसके पास टोटल कितने थे 12। तो लास्ट की कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने पहुंचेंगे 2। लास्ट की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कितनी होगी 2। तो तीसरे वाले जो कक्षा होगी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी 2। तो इस प्रकार से जो है इसको बांटते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। तत्व, तो तत्व के बारे में, तत्व पदार्थ यौगिक इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेते मोस्ट जो है आपको यहाँ पर समझाना है आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में कौन से तत्व कहाँ उपस्थित हैं, यह मेरा यहाँ पे मकसद है आपको बताना। यहाँ पर देख लेते तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं या जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। सभी रासायनिक पदार्थ तत्वों से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन आदि जो है तत्व हैं। सन 2008 तक जो है 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिसमें जो है 14 जो हमारे प्राकृतिक रूप से हमारी जो पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है अच्छे से आवर्त सारणी आपको दी गई है, तो इसमें समझना है कि आपको कौन सा तत्व कहाँ उपस्थित है। इसमें मैं आपको बता दूं जो कॉलम है हमारे, जो कॉलम इनकी संख्या है वह है 18, और जो हमारी रो है इनकी संख्या है 7। रो की संख्या है हमारी 7 और कॉलमों की संख्या कितनी है हमारी 18। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 दिख रहे होंगे, या जो रो दिख रही हैं, तो इनको मैं आपको बता दूं यह जो है यहाँ पर उपस्थित नहीं है, एक्स्ट्रा अलग से नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 2 खंड दिख रहे होंगे, एक आपको थोड़ा ग्रीन टाइप का दिख रहा होगा और एक आपको दिख रहा होगा लाल। तो यहाँ पर जो है 57 से 71 तक के जो जितने भी धातु हैं हमारे तत्व हैं वो सब यहाँ पर रखे गए हैं, और 89 से 103 तक जो हमारे तत्व हैं वो उनको यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ से जो है यहाँ पर अलग से रख करके यहाँ पर उनके नंबर लिख दिए गए कि यह तत्व जो है इस आवर्त सारणी में यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्षारीय धातु, तो यह हमारे जो है क्षारीय धातु प्रथम जो हमारी कॉलम है, प्रथम कॉलम है, इसमें जो आपके जो बैगनी कलर के दिख रहे हैं आपको, यह जो हमारी क्षारीय धातु है। एच जो है हमारी अधातु है, एच हमारी अधातु है, रंगों को देखिएगा, एच हमारी क्या है अधातु, यह जो हमारी क्षारीय धातुएं हैं। तो एच जो है हमारी देखिए यहाँ पर अधातु उपस्थित है ना, इस साइड राइट में को देखिए अधातु इस कलर के दिख रहे हैं, ब्लू कलर के, आपको डार्क ब्लू कलर के, यह सब जो है अधातु हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है सेकंड कॉलम के सारे तत्व जो है हमारे वो क्षारीय पार्थिव धातुएं हैं। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं थोड़ी ब्लू कलर में, जो है लाइट ब्लू कलर में, वो है हमारी संक्रमण धातुएं, या जो हमारी सारी है संक्रमण धातुएं। इनको हम अन्य धातुओं के नाम से जानते हैं। यह जो धातु दिख रही हैं इनको हम देखते हैं तो इनको जानते हैं अन्य धातुओं के नाम से। यहाँ पर जो धातुएं दिख रही हैं यह जो है धातु उपधातु कहलाती हैं, BSiGAsSBT तो यह जो हमारी उपधातुएं हैं। इसके बाद यह जो हमारी इस कलर में दिख रही हैं डार्क ब्लू जो है रंग है, इसमें दिख रही हैं वह है अधातुएं। यह जो हमारी हेलोजन है, यह हमारी 17वें कॉलम में जो उपस्थित है वह है हेलोजन, और 18वें कॉलम में उपस्थित गैसें हैं हमारी अक्रिय गैसें। अब यहाँ पर जान लेते हैं अक्रिय गैसें क्या होती हैं और उपधातु क्या है। तो अक्रिय गैसें उन्हें कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ना ले उन्हें बोलते हैं हम अक्रिय गैसें, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडोन। रेडोन यहाँ पर जो हमारी रेडियो सक्रिय गैस है, रेडोन को याद रखिएगा, रेडियो सक्रिय गैस है हमारी। और जो हमारी अक्रिय गैसें होती हैं यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती हैं, इनमें ना ही रंग होता है, ना ही गंध होती है, ना ही स्वाद होता है। उपधातु किसे बोलते हैं, वह तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, जिस तत्वों में धातुओं के गुण भी उपस्थित हों, अधातुओं के गुण भी उपस्थित हों, उन्हें बोलते हैं उपधातु। उपधातु में हमारे आते हैं बोरोन,
सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो यही जो है हमारे उपधातु हैं। यहाँ पर जो है हमारे दिए गए हैं तत्वों के गुण, यहाँ पर दिया गया है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर। तो यह सब जो है हमारे यहाँ पर तत्वों के गुण दिए गए हैं। तो पहला है हमारा विद्युत धनात्मकता। तो विद्युत धनात्मकता जो हमारी है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। इसके बाद है हमारी ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता जो हमारी है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तत्वों की जो है हमारी ऋणात्मकता की बात हो रही है यहाँ पर। तो ऊपर से नीचे आने पर जो है घटती है और बाएं से दाएं जाने पर जो है हमारी बढ़ जाती है। आयनन ऊर्जा जो है तत्वों की आयनन ऊर्जा जो है हमारी वह ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। बाएं से दाएं की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो आयनन ऊर्जा जो है तत्वों की बढ़ेगी और ऊपर से नीचे आने पर घटेगी। परमाणुओं का आकार, तो परमाणुओं का आकार जो है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। मतलब यहाँ पर जो बताया गया है कि किस प्रकार से आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, किन गुणों के आधार पर जो है तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते क्रम और घटते क्रम के अनुसार। जैसे परमाणुओं का आकार तो बढ़ते क्रम में जो है इस प्रकार से रखा गया है तत्वों को कि ऊपर से नीचे आएंगे यदि हम तो जो है परमाणुओं का आकार बढ़ेगा। परमाणुओं का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। तो यही है, परमाणुओं का आकार बढ़ती हैं, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते हैं और बाएं से दाएं जाने पर घटते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर तत्वों को रखा गया है इस आवर्त सारणी में। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। तो यह जो है आवर्त सारणी के बारे में आपको बताया गया है कि आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों के आधार पर किस प्रकार से इसे व्यवस्थित किया गया है, तत्वों को क्यों कहाँ पर रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो है दिया गया है परमाणु क्रमांक, तत्वों के नाम। इसके बाद प्रतीक, अर्घ, आवर्त या आप इसे रो कह सकते हैं, आवर्त, समूह, समूह को यहाँ पे कॉलम कह सकते हैं, रासायनिक श्रेणी एवं द्रव्यमान। तो ये सभी जो अभी मैंने समझाया है वही है, आवर्त सारणी में जो आपको समझाया है वही दिया है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो का प्रतीक है H, आवर्त या आप कह सकते हैं रो, पहली रो में उपस्थित है, पहले समूह में उपस्थित है। इसका रासायनिक श्रेणी जो है अधातु है यह, और इसका द्रव्यमान जो है 1.00794 है। अब समझ गए होंगे आप यहाँ पर कि क्या है। जैसे यहाँ पे बीच में ले लेते हैं कार्बन तो कार्बन जो है हमारा, कार्बन का प्रतीक चिन्ह जो है हमारा C है, C से प्रदर्शित करते हैं कार्बन को। आवर्त जो है हमारी यह रो है, दूसरी नंबर की रो है, और समूह हमारा कौन सा है? 14 है। समूह हमारा कौन सा है? 14 है। अब हम इसको देख लेंगे, दो है हमारी आवर्त या रो है हमारी दो, और जो हमारा कॉलम है वो है 14। तो देख लेते हैं। देखिए दो दूसरी रहती हमारी जो है रो, और 14वां नंबर था हमारा किसका? इसका कॉलम का। देखिए तो कार्बन है हमारा दूसरी रो में, 14वें कॉलम में कार्बन उपस्थित है हमारा। इसके बाद उसने पूछा था यह जो है अधातु है, उसने बताया था यह क्या है? अधातु। तो यही जो है जो मैंने आपको समझाया, आपको वो आप यदि वो आवर्त सारणी देख लेंगे, आवर्त सारणी समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा तत्व कहाँ उपस्थित है तो किस में है। तो यह जो है हमारी क्या है? कार्बन जो है अधातु है, और इसका जो है द्रव्यमान हमारा कितना है? 12.01 है, 12.01 के बराबर है। तो यह जो है आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप वीडियो को पॉज कर करके जो है आराम से इनको सीख पढ़ सकते हैं। बाकी वरना आवर्त सारणी आप अच्छे से समझ लेंगे, सिर्फ आवर्त सारणी वाला जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, आप उसको पढ़ लेना, तो उससे जो है ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल के बारे में यहाँ पर जो है कई वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषा दी। उसमें से जो दो वैज्ञानिक हैं वो हमारे आर्हेनियस। तो आर्हेनियस ने क्या बोला था? तो इन्होंने बोला अम्ल, अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल के साथ घुल करके जो है हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है या हाइड्रोजन आयन को देता है। यदि अम्ल को जल के साथ जो है क्रिया कराई जाए या जल में घोला जाए तो हाइड्रोजन आयन निकलेगा, हमारा हाइड्रोजन आयन निकलता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो परिभाषा दी थी वह दी थी रॉबर्ट बॉयल ने। तो रॉबर्ट बॉयल ने के अनुसार जो है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, तथा क्षार के साथ मिलकर के यह जो है लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। क्षार के साथ मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? लवण तथा जल का। नीचे जो है आपको दिए गए हैं, इससे क्वेश्चन में पूछ लेता है, बिल्कुल कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो है यह पूछे गए हैं और पूछता भी है। तो है इम्पोर्टेंट जो है तालिका या लिस्ट दी गई है आपको, टेबल, तो इसको देख लीजिएगा। इस साइड है हमारा स्रोत, इस साइड है अम्ल। तो किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसे नींबू एवं संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या पूछ लेता है। नींबू एवं संतरा में जो हमारा अम्ल पाया जाता है वो है सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है हमारा सिरका तथा अचार। सिरका और अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, यह जो है बहुत खट्टा होता है सिरका।
ये टिक्की के पानी जो बनते हैं उसमें देखा होगा आपने, वो सफ़ेद सफ़ेद दाने से डालते हैं, तो वही है सिरका हमारा। तो सिरका तथा अचार एसिटिक अम्ल होता है इसमें। नींबू तथा संतरा में जो है सिट्रिक अम्ल होता है। दूध में जो है हमारा होता है लैक्टिक अम्ल होता है। इसके बाद हमारा मक्खन, तो मक्खन में हमारा जो अम्ल होता है ब्यूटेरिक अम्ल या ब्यूटेरिक एसिड कह सकते हैं आप इसे। इमली तथा अंगूर का जो है पूछा गया हमेशा कि इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, तो आप ये मत समझना कि अंगूर मीठे होते हैं, अंगूर खट्टे होते हैं, अंगूर पकने के बाद मीठा होता है। इमली तथा अंगूर में तो यहाँ इसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। इसके बाद जो हमारा लाल चींटियाँ होती हैं, लाल चींटियाँ आपने देखी होंगी, तो उनमें जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो पूछा जाता है लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो फार्मिक। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको जो है यहाँ पर जो जितने भी अम्ल दिए गए हैं इनको अच्छे से याद करना है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे पूछ लेता है आपका जो है कॉम्पिटिशन में। इसके बाद जो है चाय, हमारी जो हम चाय पीते हैं उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो उसमें होता है टेनिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, चींटी जब हमें काट लेती है तो फूल जाता है, तो वह उसमें कौन सा अम्ल होता है, उसमें होता है हमारा मेथिनोइक अम्ल, उसमें होता है मेथिनोइक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो सोडा वाटर में हमारा होता है वो होता है कार्बनिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो टमाटर में हमारा होता है ऑक्सेलिक अम्ल। नेक्स्ट हमारा क्षार या बेस, तो क्षार किसे बोलते हैं, तो क्षार वे पदार्थ हैं जो अम्ल के साथ मिलकर के जल और लवण बनाते हैं। इसके भी जो है कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषा दी है, जिसमें हमारे हैं आरहेनियस। तो आरहेनियस ने क्या बोला, क्षार वह पदार्थ है जो जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन OH माइनस आयन देता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे तो जो थे वैज्ञानिक वो थे हमारे बार्नस्टेड। तो बार्नस्टेड ने जो सिद्धांत दिया उनके अनुसार है क्षार वह पदार्थ है जो किसी अम्ल से प्रोटीन ग्रहण कर सकता है, या जो है किसी अम्ल से क्या ग्रहण कर लेता है, प्रोटीन। इसके बाद नेक्स्ट जो वैज्ञानिक थे वो थे लुईस। तो लुईस के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है। जो इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी प्रदान करता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षार। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको दिए गए हैं कुछ MaOH का होल ट्वाइस जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। CaOH का होल ट्वाइस जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। NaOH जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। KOH जो है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। CaO जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है। तो यह जो हमारे हैं क्षार हैं, ये क्षार के जो है एग्जाम्पल है। और क्षार और अम्ल कैसे डिसाइड होता है, वह होता है pH वैल्यू के मान से। pH वैल्यू क्या होती है, तो pH वैल्यू का मान जो है 0 से 14 तक होता है। pH वैल्यू का मान कितना होता है, 0 से 14 तक। 0 से 14 तक की जो है इसकी एक टेबल होती है, या आप कह सकते हैं स्केल होता है 0 से 14 तक। तो 0 से 14 तक के स्केल से जो है pH वैल्यू का मान ज्ञात किया जाता है। इसकी खोज किसने की थी मैं आपको बता दूं, तो सन 1909 में इसकी खोज की थी। वो जो है डेनिश की एक रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था सोरेन सेन। तो सोरेन सेन ने जो है इसकी खोज की थी pH वैल्यू की। अब यहाँ पर अम्ल कौन से होते हैं, क्षार कैसे होते हैं, तो pH वैल्यू में जिसका मान 0 से 7 तक आता है उसको बोलते हैं हम अम्ल, और जिसका मान 7 से 14 तक जाता है उसको बोलते हैं क्षार, और जिसका मान 7 पर होता है उसको बोलते हैं उदासीन। तो यह जो है pH वैल्यू के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अम्ल जो होंगे वो है होंगे 7 से कम वाले, और क्षार जो होंगे वो होंगे 7 से अधिक वाले। तो जिसका pH मान 7 से कम है वह होंगे अम्ल, जिसका pH मान 7 से अधिक है वह होंगे क्षार। अब यहाँ पर वही जो है नीचे दिया गया हमारा कि सबसे कम पीएच मान जो होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होते हैं हमारे हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ जो एसिड बनते हैं उनको बोलते हैं हम सबसे कम पीएच माने वाले एसिड। क्योंकि यह एसिड बहुत ही प्रबल होते हैं। यह एसिड कैसे होते हैं, बहुत ही प्रबल या बहुत ही घातक होते हैं। इनका पीएच मान बहुत ही ज़्यादा कम होता है, आप कह सकते हैं शून्य होता है इनका पीएच मान। तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होते हैं इनका पीएच मान जो होता है शून्य के आसपास होता है। सबसे अधिक जो पीएच मान होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो होता है 14 होता है। और सबसे कम है, आपसे पूछा है कि 0 पीएच मान किसका होता है, तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। और सबसे अधिक पीएच मान सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। जल का पीएच मान जो है 7 है। जल का पीएच मान 7 है, इसलिए यह जो है उदासीन है, उसे हम पी सकते हैं, या ना तो हमें खारा लगता है ना ही खट्टा लगता है। तो यह ना तो अम्ल की श्रेणी में आता है ना ही क्षार की श्रेणी में आता है। जैसे जो है उदासीन जल जो होता है हमारा शुद्ध, वो मैं आपको बता दूं बारिश का जल होता है। जब बारिश से पानी गिरता है तो उस जल को एकत्र कर लीजिएगा। वह जल है जो हमारा प्राकृतिक रूप से जो है डिजिटल वाटर होता है, जो कि उदासीन होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं। अम्लों में सबसे शक्तिशाली जो है अपचायक नाइट्रिक
एसिड होता है HNO3। नाइट्रिक एसिड जो है सबसे शक्तिशाली आप कह सकते हैं अपचायक है, वह है HNO3। तो इसका पीएच मान जो है आपका कितना होगा, वह होगा 0। नेक्स्ट आपको दिए गए हैं पदार्थ एवं उसके पीएच मान या पीएच वैल्यू। तो नींबू में हमारी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 2.2 जो है हमारी नींबू की पीएच वैल्यू होती है। सिरका की पीएच वैल्यू जो होती है हमारी 2.4 पीएच वैल्यू होती है। शराब की पीएच वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है 2.8। इसके बाद समुद्री जल की पीएच वैल्यू, तो खारा होता है समुद्री जल। तो आपको मैं बता दूं कि जो अम्ल होते हैं वो हमारे खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं वो खारे होते हैं। तो समुद्री जल की जो पीएच वैल्यू होती है वो 8.4 होती है। हमारे रक्त का जो है खून होता है वो भी थोड़ा खारा होता है, तो इसकी पीएच वैल्यू जो है 7.4 होती है। हमारी लार की पीएच वैल्यू 6.5 के आसपास होती है। इसके बाद दूध की पीएच वैल्यू 6.4 होती है। और शुद्ध जो आप कह सकते हैं बिल्कुल 7 जिसकी पीएच वैल्यू होती है वो होती है मिनरल वाटर की। और जो वो कंपनियों से बनता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो बारिश से बिल्कुल शुद्ध रूप से बहता है बारिश का पानी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट है आपका स्टमक जो है, इसकी जो है पीएच वैल्यू होती है 7.8। यहाँ पर छोटी आंत, तो छोटी आंत में जो है पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.5 है। इसके बाद आते हैं लवण। तो लवण क्या होते हैं, अम्ल एवं क्षार की प्रक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को लवण कहते हैं। जैसे हमारे K2SO2, Al2SO4, और कोष्टक में हमारा यहाँ पे 3 है और 24H2O। तो इसको फिटकरी या पूरा फॉर्मूला जो हमारा लिखा हुआ था, यह जो है फिटकरी का फॉर्मूला था। फिटकरी आपने देखी होगी या आप सैलून कहीं गए होंगे तो अभी आपको ब्लैक मिनट लग जाए तो वहाँ पे वो फिटकरी लगा देता है। तो यह उसी का फॉर्मूला है K2SO2 डॉट या मल्टीप्लाई कह सकते हैं आप K2SO2 Al2 कोष्टक के अंदर SO4 कोष्टक बंद इंटू 3 एंड इंटू 24H2O। तो ये जो है फिटकरी का हमारा फॉर्मूला है। इसमें जो है का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं और रंगाई में भी करते हैं, अशुद्ध जल को शुद्ध करने में भी करते हैं। तो फिटकरी यदि आप किसी अशुद्ध जल वाले पानी में डाल दीजिए तो वो जो है उसमें जो कण होंगे, धूल के कण होंगे, गंदगी होगी, वो नीचे बैठ जाएगी। इसके साथ मैंने बोला है एंटीसेप्टिक, मतलब यदि ब्लैक मिनट लग जाती है तो भी हम लगा लेते हैं, रंगाई में भी इसका उपयोग करते हैं। CuSO4 का उपयोग जो है कवक नाशी के रूप में करते हैं, विद्युत लेपन एवं रंगाई एवं छपाई के रूप में भी करते हैं। NaCl जो है साधारण नमक है, तो इसका उपयोग भोजन में करते हैं हम, भोजन में क्लोरीन जैसे, तो भोजन में करते हैं। इसके बाद जो है हमारा HCl को उपयोग जो है हम करते हैं वो है धोबन सोडा या कास्टिक सोडा आदि के रूप में करते हैं। इनको बनाने के लिए जो HCl का उपयोग होता है। NaHCO3 जो है खाने वाला सोडा होता है हमारा, इसका उपयोग जो है पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है एवं अग्निनाशक यंत्रों में भी किया जाता है। जो अग्निनाशक या होते हैं हमारे, अग्नि लग जाती है कहीं पे तो उनको बुझाने के यंत्रों में भी जो है हमारी इसका उपयोग किया जाता है NaHCO3 का। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा Na2CO3 जो है धोवन सोडा होता है। इसका उपयोग कपड़ों धोने में किया जाता है। जो कपड़ों धोने का सोडा होता है उसको बोलते हैं Na2CO3, तो इसका हम बोलते हैं धोवन सोडा। नेक्स्ट है हमारा KNO3। तो ये पूछ लेते हैं धोबन सोडा का फॉर्मूला क्या है, हमारे खाने वाले सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो इनका पूछता है तो आपको इसको याद रखना है। KNO3 का उपयोग बारूद बनाने में तथा उर्वरक के रूप में होता है। तो KNO3 का जो है उपयोग जो है हमारे बारूद के निर्माण में होता है और साथ में जो है उर्वरक जो हमारे खेतों में डाला जाता है उसके निर्माण में होता है। इसके साथ वीडियो खत्म होती है फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।